दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके बच्चों को नॉर्वे की सरकार ने उससे छीन लिया और वो माँ अपने बच्चों को पाने के लिए किस तरह सारी दुनिया से अकेले ही लड़ गई। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। ये है देविका, जो अपने परिवार के साथ नॉर्वे में रहती है। वो अपने पति अनुरुद्ध और उसका बेटा शुभ और बेटी सूची के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। सूची अभी 5 साल की है और वो अभी ब्रेस्ट फीड पर है। सुबह सुबह देविका के घर सिया और माल्टीडा नाम की 2 लड़कियां आती हैं। ये दोनों ही वेलफेयर नाम की कंपनी में काम करती हैं। ये 4 महीनों से लगातार देविका के घर आ रही हैं, ये चेक करने के लिए कि देविका अपने बच्चों की देखरेख किस तरह से करती है। देविका एक सिंपल सी औरत है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। वो सिया और माल्टीडा को भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है, उन्हें चाय पिलाती है और कभी कभी खाना भी खिला देती है। देविका दिल की बहुत साफ है, इसलिए उसे सामने वाला भी दिल का साफ ही नजर आता है। वो दोनों लड़कियां देविका की हर एक मूवमेंट को कॉपी में नोट कर लेती हैं, यहाँ तक कि उसका अपने बच्चे को हाथ से खाना खिलाना और बच्चे को रोता देखकर छोटी से छोटी चीजें नोट कर ली। अनुरुद्ध काम के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो काम पर जाने लगा। तभी देविका उसे पीछे से आवाज मारती है। वो कहती है, ये लोग 4 महीने से हमारे घर पर आ रहे हैं, आखिर कब बंद करेंगे यहाँ आना। अनुरुद्ध कहता है, मुझे क्या पता, वेलफेयर वाले हर किसी के घर में जाकर चेक करते हैं। नॉर्वे में रहना है तो ये सिस्टम भी फॉलो करना होगा। इस बात पर देविका कहती है, किसी को घूरते रहना ये कहाँ का सिस्टम है, और वो देविका की बात को अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। तभी सिया और माल्टीडा भी जाने लगती है और वो कहती है कि हम कल मिलेंगे फाइनल रिव्यू के लिए। ऑस्लो से हमारी सीनियर ऑफिसर आ रही हैं, वो कल आकर आपको फाइनल डिसीजन देंगी, इसके बाद हम फिर नहीं आएंगे। कल लास्ट डे है। ये सुनकर देविका काफी अच्छा महसूस करती है कि चलो फाइनली इनसे जान छूटेगी। उनके जाने के बाद देविका शुभ को स्कूल छोड़ने जाती है। उसे वहाँ जाकर याद आता है कि मैं शुभ का स्कूल प्रोजेक्ट तो घर पर ही भूल आई। शुभ की टीचर देविका से प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मैं लाना भूल गई, कल सुबह ला दूंगी। टीचर कहती है, यही हाल रहा तो क्या करेगा तुम्हारा बेटा। वो कहती है, पहली बार गलती हुई है, माफ कर दीजिए। और वहाँ भी वेलफेयर की 2 लड़कियाँ पास ही में खड़ी होती हैं, जो देविका और टीचर के बीच हो रही बातें सुन लेती हैं और उन्हें भी नोट कर लेती हैं। फिर देविका अनुरुद्ध को फोन करके कहती है कि कल सीनियर ऑफिसर आने वाली है, तुम कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। वो कहता है ठीक है। अगली सुबह सिया और माल्टीडा अपनी सीनियर ऑफिसर के साथ देविका के घर आती हैं। देविका उनके लिए चाय बनाने लग जाती है। ऑफिसर अनुरुद्ध से कुछ सवाल करती है कि क्या आप घर के कामों में अपनी पत्नी की हेल्प नहीं करते। वो कहता है, घर का काम देविका ही संभालती है और ऑफिस का काम मैं संभालता हूँ। अनुरुद्ध देविका से पूछता है कि क्या तुमने इनसे कहा है कि मैं घर के कामों में तुम्हारी हेल्प नहीं करता। माल्टीडा भी देविका से कहती है कि तुमने कंप्लेन की है कि तुम्हारे पति घर के कामों में तुम्हारी हेल्प नहीं करते। अनुरुद्ध उनके सवालों से बचने के लिए फोन कॉल का बहाना करके दूसरे कमरे में चला जाता है। देविका अनुरुद्ध को आवाज मारती है पर वो नहीं आता। माल्टीडा कहती है, सूची को मुझे दे दो, तुम अनुरुद्ध को बुलाकर ले आओ। देविका अनुरुद्ध के पास जाती है। वो गुस्से में कहता है कि घर के काम भी मैं ही करूं, अब मैं चूड़ियां पहन लूं। देविका कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस ये कहा था कि वो बाहर का काम करते हैं और मैं घर संभालती हूँ। उन्होंने मेरी बात का गलत मीनिंग निकाला है। तभी देविका अचानक विंडो से देखती है कि वो लड़कियां सूची को अपने साथ ले जा रही हैं। देविका अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए उनकी कार के पीछे जाती है। वो लोग कार नहीं रोकते, देविका उनका पीछा करती रहती है। देविका अपनी पूरी जान लगाकर उनके पीछे भागती है। उसके पैर में साड़ी फंस जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। अनुरुद्ध भी पीछे से आता है, लेकिन वो अपनी कार की चाबी अंदर ही भूल जाता है। जब तक वो कार की चाबी लेकर आता है, वो लोग जा चुके थे। अब दोनों शुभ को स्कूल से लेने जाते हैं, लेकिन वेलफेयर वाले वहाँ भी पहुँच जाते हैं और देविका और अनुरुद्ध को अंदर नहीं जाने देते। सिया और माल्टीडा देविका की आंखों के सामने शुभ को भी वहाँ से ले जाते हैं। देविका से ये दुख बर्दाश्त नहीं होता दोनों बच्चों को जाते देखकर, और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। देविका जब होश में आती है, उसके सामने हरमन नाम का एक आदमी खड़ा होता है, जो कहता है कि मैं वेलफेयर वालों की तरफ से हूँ। अब आपके दोनों बच्चों की कस्टडी हमारे पास है,
हमारे 10 हफ्ते की वैल्यूएशन साइकोलॉजी ने आपसे मीटिंग के बाद ये पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं। देविका कहती है अभी मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है और शुभ भी मेरे खिलाए बिना नहीं खाता। अनिरुद्ध हरमन से कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप तो इंडियन है ना, आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है। हरमन कहता है ये सुनील नाम का एक लॉयर है जिसे नॉर्वे की सरकार ने आपके लिए हायर किया है। फिर अनिरुद्ध घर जाते हुए देविका को ये बताता है कि गवर्नमेंट ने एक लॉयर हायर किया है, बच्चे वापस आ जाएंगे। वो कहती है हमें लॉयर के झंझट में नहीं पड़ना, हमें बस हमारे बच्चे वापस चाहिए। वो कहता है लॉयर हमारी साइड का केस सुनाएगा, फिर हमें बच्चे मिल जाएंगे। इस पर देविका कहती है कि उनका लॉयर है तो उनकी ही साइड लेगा, हमारी क्यों, हमें हमारी तरफ से लॉयर फिक्स कर लेना चाहिए। वो कहता है एक तो तुम्हें फ्री में लीगल हेल्प मिल रही है, उसमें भी तुम शक कर रही हो, पता भी है तुम्हें एक लॉयर की फीस कितनी होती है। सच तो यह है कि अनिरुद्ध को अपने नॉर्वे की नागरिकता की ज्यादा फिक्र थी कि कहीं उससे उसकी नागरिकता न छीन ली जाए। वो सारी गलती देविका की निकालता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। घर आकर दोनों अपने बच्चों को मिस करते हैं क्योंकि घर बच्चों के बिना बिल्कुल सूना पड़ा था। सुबह अनिरुद्ध ऑफिस चला जाता है। देविका अपने माँ पापा को फोन करके सारी बात बताती है, ये भी कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक लॉयर हायर किया है। उसके पापा कहते हैं कि तुम अपना लॉयर हायर करो और कोई पैसे की जरूरत है तो जरूर बताना। देविका कहती है कि आपको तो पता है इस फैमिली को सब कुछ फ्री का चाहिए, इन्हें बच्चों से ज्यादा यहाँ की सिटीजनशिप ज्यादा प्यारी है। फिर देविका घर में अकेली बैठकर पागलों की तरह अपने दोनों बच्चों को नाम लेकर जोर जोर से आवाज मारने लग जाती है और अपने पुराने पलों को याद करती है जो अपने पति और अपने बच्चों के साथ बिताए थे। अगली सुबह वो अपने लॉयर सुनील से मिलने जाते हैं। वो बताता है कि आपको कुछ चीजें बदलनी होंगी। उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है, जैसे हाथ से खाना खिलाना, काजल का टीका लगाना, बेड पर बच्चों को साथ में सुलाना। ये सब उन्होंने आपको एक अनफिट मदर डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको मेंटली अनफिट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि आप लोग चिंता ना करें, हम केस जीत जाएंगे। देविका को अपने बच्चों के बिना एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फाइनली 3 दिन बाद उन्हें उनके बच्चों से मिलने का मौका दिया जाता है। वो दोनों अपने बच्चों से मिलकर बहुत ही खुश हुए। देविका ने शुभ को एक खिलौना दिया और उसे समझाया कि जो बच्चे इनके साथ रहते हैं उनको ये लोग डिज्नीलैंड भेज देते हैं, जहाँ डोरेमोन, मिक्की माउस और बहुत सारे पपी होते हैं। देविका अपने बच्चों को मिलकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर हरमन कहता है, मैम आप बच्चों के सामने रोइए मत, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आपको फैमिली बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बाद में बच्चे पेरेंट्स को मिस करते हैं। देविका कहती है 3 दिन बाद मैं बच्चों से मिली हूँ, कौन सी माँ है जो नहीं रोएगी। और फिर वो लोग देविका से शुभ और सूची को वापस ले लेते हैं। देविका अपने बच्चों को फिर से जाते देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले दिन देविका के माँ पापा इंडिया से नॉर्वे उसके पास आ जाते हैं क्योंकि देविका बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए उसके माँ पापा इस मुश्किल घड़ी में उसे सपोर्ट करने के लिए आए थे। 2 हफ्ते बाद उस केस की सुनवाई के लिए कमेटी बिठाई जाती है। देविका का वकील उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि हर एक कंट्री के अलग अलग कल्चर्स होते हैं। इंडिया में हाथ से खाना खिलाने का रिवाज है और भूत प्रेत से बचने के लिए माँ अपने बच्चे को काला टीका लगा देती है। इस तरह इंडिया की कुछ बच्चों की उन्हें फोटो दिखाई जाती है कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये बस संस्कृति का अंतर है। माता पिता से उनके बच्चे को अलग करके फास्टर होम में डालने से आखिर क्या मिलेगा? असहाय बच्चे और चिढ़े हुए माँ बाप। ये सब सुनकर कमेटी डिसाइड करती है कि 24 घंटे के अंदर शुभ और सूची को उनके पेरेंट्स को वापस कर दिया जाए। ये सुनकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देविका घर आकर पूजा करती है और अपने बच्चों को वापस लाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाती है। देविका जब अपने परिवार के साथ बच्चों को लेने के लिए जाती है तो वहाँ उनके सामने मल्टीडा आ जाती है। वो कहती है, मिस्टर चैटर्जी सॉरी, आपके बच्चे आज रिलीज नहीं किए जाएंगे, ये हमें ऑर्डर मिला है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मल्टीडा कहती है कि देविका मानसिक रूप से बच्चे को संभालने के लिए ठीक नहीं है, अब आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाएगा। देविका उन पर चिल्लाने लग जाती है कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाती है। वो एक कमरे में जाती है, वहाँ कुछ बच्चों को रखा गया था। वहाँ उसे शुभ का बैग मिलता है,
लेकिन शुभ वहाँ नहीं होता। बच्चों के ना मिलने से देविका पागल सी हो जाती है। वो दोनों लड़कियां देविका का वीडियो बना लेती हैं कि उसे मेंटली साबित कर सकें। घर जाते वक्त देविका अपने वकील को कॉल करती है। वो बताता है कि मुझे आपके केस से हटा दिया गया है क्योंकि मैं आपके केस को लेकर ज्यादा ही इमोशनल हो गया था और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। ये सुनकर अनिरुद्ध फोन काट देता है और देविका से कहता है, तुम मेरा हर बार तमाशा बना देती हो। देविका अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस करती है। अगले दिन उनके पास डैनियल नाम का एक वकील आता है। वो बताता है कि नॉर्वे सरकार ने मुझे आपका केस लड़ने के लिए हायर किया है, लेकिन देविका को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। एक तो वो विदेशी होता है और दूसरा वेल-ट्रेड की लड़कियां उसकी दोस्त होती हैं। फिर कमेटी बिठाई जाती है। वो लोग अब अनिरुद्ध पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगा देते हैं। ये कंप्लेन अनिरुद्ध के दोस्त विश्वा की पत्नी नंदिनी ने की थी। एक बार अनिरुद्ध ने देविका को इतना मारा था कि उसका हाथ टूट गया था और फिर नंदिनी ने अनिरुद्ध के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। इस वजह से उन लोगों की बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन इस बात का फायदा आज वेलफेयर वाले उठाते हैं। डैनियल कहता है, आपकी कंपनी लंबे समय तक बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। आपकी कितने केस पेंडिंग है? इस पर देविका अनिरुद्ध से कहती है कि डैनियल से कहो कि वो अपने केस पर फोकस करे। तभी डैनियल कहता है कि देविका जी, मुझे हिंदी आती है लेकिन यहाँ कोर्ट में बोलना अलाउड नहीं है। फिर वो लोग देविका का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें देविका ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और शुभ बाहर रो रहा था। देविका अपनी सफाई में कहती है कि तब कांच टूट गया था, इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। जज उसको चुप करा देता है। डैनियल कहता है, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को अलग तरीके से पालते हैं। पर वो और भी वीडियो दिखाते हैं शुभ की टीचर की, जिसमें शुभ की टीचर कहती है कि देविका शुभ का प्रोजेक्ट हमेशा लेट सबमिट करती है। देविका कोर्ट में बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे बार बार चुप करा दिया जाता है और कमेटी का ये फैसला होता है कि शुभ और सूची अभी भी वेलफेयर सर्विसेज के साथ ही रहेंगे। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। देविका अपने बच्चों को दिन रात याद करती है। एक दिन वो अपनी दोस्त नंदिनी को मिलती है। नंदिनी उसे एक राविया नाम की औरत से मिलवाती है। राविया एक दुकान चलाती है लेकिन असल में वो एक लॉयर है, लेकिन उसकी डिग्री की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। राविया बताती है कि मेरे बच्चे को भी वेलफेयर वालों ने अपने पास रख लिया। वेलफेयर एक खतरनाक कंपनी है। वो एक बिजनेस चलाते हैं। पैसे का लालच दिखाकर इमिग्रेंट फैमिली को अपने देश बुलाते हैं और फिर ये लोग उनके बच्चों को उठा लेते हैं और इन सब में जजेस, लॉयर, यहाँ तक कि टीचर भी मिले हुए हैं। ये लोग जितने बच्चों को उठाते हैं उतना ही पैसा कमाते हैं। वो देविका को एक वीडियो भी दिखाती है जो उसकी एक दोस्त ने बनाया था। वो वेलफेयर में टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है। उसने चोरी छिपे शुभ की ये वीडियो बनाई है जिसमें शुभ बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब तो उसने बोलना भी बंद कर दिया है। शुभ यही कहता रहता है कि मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। ये सुनकर देविका घबरा जाती है और घर जाकर अनिरुद्ध को सारी बात बताती है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, ये बस अपने पैसे बना रहे हैं और हमारी कोई मदद नहीं करेगा। अनिरुद्ध उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और शायद उसे अपनी नागरिकता की ज्यादा फिक्र है। वो इस केस में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे। देविका अब अपने मन में ठान लेती है कि अपने बच्चों के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो घर से अपनी सारी पैकिंग करके बच्चों के पासपोर्ट लेकर फॉस्टर होम पहुंच जाती है। वहां चोरी छिपे जाकर अपने दोनों बच्चों को उठाकर ले आती है और ट्रेन में बैठकर स्वीडन चली जाती है। देविका अपने बच्चों को लेकर उस कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करने लगती है, लेकिन वहां के ऑफिसर्स को उस पर शक हो जाता है। वो देविका को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अनिरुद्ध और डैनियल उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। अनिरुद्ध डैनियल से कहता है कि आप कह दीजिए कि देविका का दिमाग ठीक नहीं है। डैनियल कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं ये कितनी बड़ी गलती है। या तो आप दोनों डिपोर्ट होंगे या फिर देविका को जेल होगी। वो लोग उसे डिप्रेस्ड बताकर वहाँ से छुड़ा लेते हैं। घर आकर इसी बात पर अनिरुद्ध और देविका का झगड़ा हो जाता है। देविका अनिरुद्ध से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपनी सिटीजनशिप की ज्यादा पड़ी है। इस बात पर अनिरुद्ध उसे थप्पड़ मार देता है और फिर देविका का भी हाथ उठ जाता है। अनिरुद्ध गुस्से में देविका को कमरे के अंदर बंद कर देता है। देविका अपने बच्चों के बिना बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि अब अनिरुद्ध भी उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं था। कुछ दिन बाद देविका के माँ पापा का वीजा खत्म हो जाता है और वो वापस इंडिया जाने लगते हैं। जब वो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है तो वहाँ एक टीवी पर न्यूज चल रही होती है
जिस पर इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वसुधा कामत को दिखाया जाता है। वो नॉर्वे कंट्री से एक डील करने की बात कर रही होती है। देविका ये न्यूज गौर से सुनती है। फिर सुनवाई का दिन आ जाता है। वो लड़कियां वहाँ देविका का मजाक बनाती हैं। डैनियल इस पर कहता है कि आप देविका को बेवकूफ मत समझिए। देविका जी ने बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की हुई है। ये सुनकर वो लोग हैरान रह जाती हैं। और फिर डैनियल एक लड़की को वहाँ बुलाता है। वो बताती है कि मैं वेलफेयर में एक टीचर हूँ, लेकिन अब इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया है क्योंकि मैंने देविका का सपोर्ट करने की बात की थी। मैंने 4 सालों में बहुत से बच्चों को अपने माँ बाप से अलग होते हुए देखा है, लेकिन देविका के केस ने मुझे तोड़कर रख दिया। शुभ अपनी माँ के बिना बहुत ही रोता है। यदि वो चुप नहीं करता तो उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो लोग जवाब में कहते हैं कि हमारी कंपनी ने इसे निकाल दिया है और इसके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि ये जो भी कह रही है सच कह रही है, लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि देविका मेंटली डिस्टर्ब है। वो वही वीडियो दिखाते हैं जब देविका अपने बच्चों को लेकर बॉर्डर क्रॉस करने लगी थी और उसे ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था। इस तरह के इल्जामों के साथ वो लोग देविका को गलत साबित कर देते हैं। इसके बाद काउंसिल ये कहकर केस बंद कर देती है कि देविका एक मेंटली अनस्टेबल औरत है। वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती और 18 साल तक उसके बच्चे गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। देविका ये केस हार चुकी थी। अब वो कुछ नहीं कहती। देविका अपने घर जाती है तो उसके सास ससुर और अनुरुद्ध का छोटा भाई अनुराग आया होता है। देविका को देखकर उसकी सास उसे बुरा भला सुनाने लग जाती है कि तुमसे अपने बच्चे भी नहीं संभाले गए। देविका चुप रहकर उनके ताने सुनती रहती है। देविका पूजा का बहाना करके घर से बाहर जाती है। आगे एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वसुधा कामत को देखते हैं। देविका भी घर में झूठ बोलकर यहाँ आई होती है। देविका उसे सवाल करने लग जाती है कि ये कैसा देश है। यहाँ की सरकार ने मेरे दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया है और आप इस देश के साथ डील करने आई हैं। वहाँ खड़ा आदमी कहता है ये फैमिली मैटर है। देविका कहती है ये फैमिली मैटर नहीं है, ये देश का मैटर है। वो कहती है यदि हमारे इंडिया में किसी गोरी फैमिली से उसका गोरा बच्चा ले लिया होता तो क्या होता। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुधा कामत कहती है उसे बोलने दो। देविका कहती है आप भी एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं एक माँ की हालत। और फिर वो घर आ जाती है। उसकी सास फिर से ताने मारने शुरू कर देती है। तभी अनुरुद्ध कहता है सूची की तबीयत ठीक नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। वो दोनों तुरंत ही फॉस्टर होम पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो लोग सूची की देखभाल करते हैं और यहाँ देविका का वसुधा कामत से मिलने का असर दिखने लग जाता है। वसुधा कामत आवाज उठाती है कि किस तरह नॉर्वे कंट्री ने एक माँ से उसके दोनों बच्चों को अलग कर दिया, इसलिए हमें उस कंट्री से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। लोग देविका के बच्चों को वापस करने की मांग करने लग जाते हैं और फिर केस फिर से रीओपन कर दिया जाता है। यहाँ वेलफेयर में काम करने वाला हरमन मेहता अनुरुद्ध के छोटे भाई अनुराग से मिलता है। हरमन कहता है कि अब देविका के बच्चों की कस्टडी किसी थर्ड पर्सन को दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि उसके बच्चों की कस्टडी तुम ले लो। अनुराग हैरान होकर कहता है कि मैं क्यों लूंगा उसके बच्चों की कस्टडी, और मैं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। हरमन कहता है 50 लाख रुपए मिलेंगे फिर भी नहीं करोगे। 1 साल का 50 लाख रुपए मिलेगा। सोचो 18 साल में कितने पैसे हो जाएंगे और हम ये रकम आपस में 50-50 कर लेंगे। अनुराग एक लालची इंसान होता है। वो ये डील पक्की कर लेता है। यहाँ फिर से एक मीटिंग बैठाई जाती है। वो लोग बच्चों को देविका को देने से मना कर देते हैं, लेकिन किसी भी थर्ड पर्सन को कस्टडी दे सकते हैं। देविका अपने माँ पापा को कस्टडी देने की बात करती है, लेकिन 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकते। तभी अनुराग कहता है बच्चों की कस्टडी मुझे दे दीजिए। इस बात से देविका साफ इनकार कर देती है, लेकिन अनुरुद्ध उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके देविका को मना लेता है कि इंडिया जाकर बच्चे तुम अपने पास रख लेना। अनुराग को कस्टडी देना ये बस एक फॉर्मेलिटी है। वो अपने पति पर भरोसा करके ये बात मान लेती है। अनुराग और उसके माँ पापा बच्चों को लेकर इंडिया चले जाते हैं। देविका भी इंडिया चली जाती है। देविका भी इंडिया अपने माँ पापा के पास चली जाती है। देविका को अपने बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए थे। देविका अपने बच्चों से मिलने अनुराग के घर जाती है, लेकिन अनुराग बच्चों से मिलने से उसे साफ इनकार कर देता है और उसे एक पेपर दिखाता है कि इसमें साफ लिखा है कि बच्चों को उसकी माँ से ना मिलने दिया जाए, नहीं तो इस बात के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। देविका के पति अनुरुद्ध ने उसे वादा किया था कि उसके बच्चे उसे इंडिया जाकर वापस मिल जाएंगे। देविका उसे फोन करती है, लेकिन वो फोन भी नहीं उठाता।
देविका के ससुराल वाले पैसों के लालच में बिल्कुल अंधे हो चुके थे और अनुराग अनिरुद्ध की तरफ से भेजे हुए डिवोर्स पेपर उसे दे देता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अब देविका समझ चुकी थी कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। फिर देविका कानून का सहारा लेकर अनिरुद्ध के घर वालों पर केस कर देती है। देविका की वकील अपनी दलीलें पेश करती है। वो बताती है कि उसके बच्चों की देखरेख वहाँ अच्छे से नहीं हो रही है, उसके बच्चे उसे वापस कर दिए जाएं। तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और कहता है कि मुझे नॉर्वे सरकार का केस यहाँ लड़ने दिया जाए। देविका की वकील कहती है ये बात काउंसिल के खिलाफ है और ये इसके बिल्कुल विरुद्ध है, आप ये केस नहीं लड़ सकते। डैनियल कहता है नॉर्वे और इंडिया के समझौते की वजह से बच्चे यहाँ आए हैं, समझौते की बात ठीक से फॉलो नहीं की जा रही है, इसलिए नॉर्वे सरकार की तरफ से मेरा हक है मैं इस केस की जांच पड़ताल करूं। वो ये भी बताता है कि बच्चों की पेमेंट अभी भी नॉर्वे सरकार यहाँ भेज रही है, तो मुझे ये भी देखना है कि वो पैसे बच्चों पर खर्च किए जा रहे हैं या नहीं। अब देविका को ये राज पता चल जाता है कि अनिरुद्ध के परिवार ने ये सब पैसों के लालच के लिए किया। जज डैनियल को केस लड़ने की परमिशन दे देते हैं। डैनियल अनुराग को कटघरे में बुलाता है। डैनियल उससे कहता है कि तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है और अब तुम बच्चों को अपने पास रखने के काबिल नहीं हो। अनुराग कोर्ट कचहरी में जाने से डरता है और वो इस बात से भी डरने लगा कि कहीं मुझ पर कोई केस ना हो जाए। वो बच्चों को अपने पास रखने से मना कर देता है। फिर डैनियल देविका से सवाल करता है कि आप महीने में कितना कमा लेती हैं, लेकिन देविका फिलहाल बेरोजगार थी। और फिर देविका के पति अनिरुद्ध को वीडियो कॉल की जाती है। वो बताता है कि देविका का मानसिक संतुलन हमेशा से खराब था और उसे बच्चे वापस न किए जाएं। देविका ये सुनकर हैरान रह जाती है कि जिसके साथ मैंने इतने साल गुजारे हैं वही आदमी आज मेरे लिए इतनी गिरी हुई बात कर रहा है। देविका की वकील कहती है कि देविका ने नॉर्वे की हॉस्पिटल में भी अपना टेस्ट कराया और इंडिया के हॉस्पिटल में भी अपना टेस्ट कराया और दोनों ही रिपोर्ट में ये पाया गया कि देविका का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, वो पूरी तरह ठीक है। वकील अनिरुद्ध से पूछती है कि आप एक पागल औरत के साथ इतने साल कैसे गुजार लिए और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसके साथ वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और 2 बच्चे भी कर लिए एक मेंटल औरत के साथ। अनिरुद्ध पूरी अदालत में अपना मजाक उड़ते देखकर वो तुरंत ही वीडियो कॉल काट देता है। वकील साहिबा अब डैनियल को कटघरे में बुलाती हैं क्योंकि जब नॉर्वे में केस लड़ा जा रहा था तो डैनियल वहाँ मौजूद था और वो इन सब बातों का सबसे बड़ा गवाह है। वो डैनियल से सवाल करती हैं कि एक अडॉप्टिव माँ एक सगी माँ की तरह प्यार कर सकती है। डैनियल कहता है हाँ कर सकती है क्योंकि मैं भी अडॉप्टेड हूँ। वो पूछती है कि क्या देविका पैसों के लिए अपने बच्चों का सौदा कर सकती है। डैनियल कहता है कभी नहीं। वकील साहिबा कहती हैं कि देविका नॉर्वे सरकार से भी लड़ गई अपने बच्चों के लिए और अब भारत सरकार से भी लड़ रही है। यदि वो अपने बच्चों से प्यार न करती तो क्यों ये सब करती? यदि उन्हें पैसों का लालच होता तो वो पैसे लेकर अपनी आराम की जिंदगी बिताती, वो इन सब झमेलों में क्यों पड़ती? देविका अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरी अपील है कि देविका को उसके बच्चे वापस कर दिए जाएं। देविका को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। देविका कहती है कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, लोगों ने मुझे मेंटल साबित कर दिया। जब पापा ने कहा बीएससी कर लो तो मैंने बीएससी कर ली और माँ ने कहा शादी कर लो तो शादी कर ली और अनिरुद्ध ने कहा कि नॉर्वे चल के सेट हो जाते हैं, वहाँ अच्छी कमाई है, तो उनके साथ नॉर्वे आ गई। सब कुछ सही करते करते पता नहीं मैं कब गलत हो गई, लेकिन मैं आज सब लोगों का बताया सही नहीं करूँगी। आज मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी। मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही खुश रहेंगे और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगी। और मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कहीं भी जा सकती हूँ जहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। जज साहब कहते हैं कि मैं अपना फैसला सुनाने से पहले उन दोनों बच्चों से मिलना चाहूँगा। बच्चों से मिले 2 साल हो चुके थे, अब सूची चलने भी लगी थी। जज साहब बच्चों को अपने पास बड़े प्यार से बुलाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के पास चली जाती है। जज साहब शुभ को भी बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी अपनी माँ के पास चला जाता है। जज साहब को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि उन्हें क्या फैसला लेना है, कि यहाँ कौन गलत और कौन सही है। जज साहब आखिर में ये फैसला करते हैं कि बच्चे अपनी माँ के पास ही सुरक्षित होते हैं, इसलिए ये दोनों बच्चों को अपनी माँ के पास वापस कर दिया जाए। इतनी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ने के बाद देविका को अपने बच्चे फाइनली वापस मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। जिसके साथ ये घटना घटी थी उस माँ और उसके बच्चों की असली तस्वीरें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।